ठीक, ओके। लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई समय से, लंबे समय से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और खास तौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई कोणों से बात की है। और फांसीवाद के संकट की बात की है तो फांसीवाद का प्रतिरोध करने वाली ताकतों की भी हमने बात की है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि साहित्यिक सांस्कृतिक परिदृश्य में फांसीवाद का प्रतिरोध करने वाले कुछ महत्वपूर्ण लेखक, साथी, साहित्यकार, चिंतक पिछले कुछ दिनों में हमारे बीच ना रहे। उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि उसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो उन दिवंगत साथियों के प्रेरणास्पद अवदान को याद करने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ मार्क्सवादी चिंतक, प्रगतिशील लेखक, हमारे समय के महत्वपूर्ण लेखक, साहित्यकार, चिंतक, प्रगतिशील लेखक संघ के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड त्रिपाठी जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। लाल सलाम। धन्यवाद। जी जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले दिनों एक बड़ा शून्य सा स्थापित हुआ। वीरेंद्र यादव भी नहीं रहे, उसके पीछे ज्ञान रंजन जी नहीं रहे, और फिर उसके 8-10 महत्वपूर्ण लेखक, साहित्यकार, चिंतक हमारे बीच नहीं रहे। तो वो क्या हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है और उनको क्यों याद किया जाना चाहिए, इन मुद्दों पे बात करने के लिए आप हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी। जी धन्यवाद आपको। जी जी। देखिए, आपने बहुत मौजूद सवाल हमारे सामने रखा है जी। इसलिए कि लेखक और चिंतक, जी। विचारक और आम जनों के बीच में काम करने वाले लोग, जी। उनका प्रदेय, उनका कृतित्व, उनका अवदान, ये सभी महत्वपूर्ण होता है। जी। और इनको हम स्मृतियों के माध्यम से, जी। जब तक वो रहते हैं तब तक उनकी कृतियों के माध्यम से, उनके वक्तव्यों के माध्यम से, उनकी अन्य कार्यवाहियों के माध्यम से हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, और इस तरह से एक विचार विमर्श बना रहता है। जी। आप जानते हैं कि स्मृतियां 2 प्रकार की होती हैं। जी। तो सुखद भी होती हैं और दुखद भी होती हैं। जी। लेकिन ये दोनों होती हैं हमारे जीवन में मौजूद। जी। जिन साथियों की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जी। वे रचना और आलोचना के क्षेत्र में जी। और पत्रिकाओं का संपादन करने वाले लोगों के क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण नाम रहे। जी। उसमें कवि, कहानीकार, आलोचक, उपन्यासकार और चिंतक लोग रहे हैं, जिन्होंने प्रगतिशील धारा के भीतर भी संघर्ष किया है और प्रगतिशील धारा के बाहर भी संघर्ष किया है। जी। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि जो हमारी स्मृतियां हैं, यदि ये नहीं हो तो इतने महत्वपूर्ण हमारे बीच से लोग चले गए, वो नहीं है लंबे अरसे से, तब भी हम उनको याद करते हैं। हम प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, हम कबीर को याद कर रहे हैं, हम नाज़्म हिकमत को याद कर रहे हैं, पाब्लो नेरूदा को याद कर रहे हैं, मार्क को याद कर रहे हैं, कालिदास को याद कर रहे हैं, वाल्मीकि को याद कर रहे हैं। तो ये जो यादें हैं, हमको उनके समय की चुनौतियों से और आज के समय की चुनौतियों से जोड़ती हैं और संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। जी। जैसा कि आपको पता है, इन 1.5-2 महीनों में हमारे महत्वपूर्ण साथी
जी जिन्होंने रचना और आलोचना की दुनिया में एक लंबा संघर्ष किया है। जी प्रतिक्रियावाद के खिलाफ, जी फासिज्म के खिलाफ, जी अमानवीयता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आज हम उनको याद कर रहे हैं। यह एक हमारे लिए अच्छा क्षण भी है और आगे का चिंतन करने के लिए चुनौतियों का क्षण भी है कि हम उनको कैसे याद करें। जी, सही कहा आपने। तो आप देख रहे हैं कि मैं कुछ लोगों के नाम आपके सामने पहले रख रहा हूँ। जी इन साथियों में से विनोद कुमार शुक्ल हैं, जी ज्ञान रंजन जी हैं, जी नासिर अहमद सिकंदर हैं, जी बिहार के कथाकार अवधेश जी हैं, जी प्रोफेसर राजेंद्र कुमार हैं जी और जो ताजा हमसे बिछड़े ऐसे बहुत महत्वपूर्ण साथी वीरेंद्र यादव भी हैं। जी 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 ये जी देखें कि विनोद कुमार शुक्ल का जो रचना संसार है जी वो कविताओं और कथा साहित्य में केंद्रित है। जी उनके बहुत सारे संग्रह हैं। तो विनोद जी 1937 में जन्मे थे जी और दिसंबर 25 में उनका अवसान हुआ। जी उनका समग्र जो लेखन है मेरी नज़र में वो सहजता, सादगी से भरा लेखन है, लेकिन उनमें एक अनूठापन भी पाया जाता है जी जो बिरले लोगों में मिलता है। जी उनका एक संग्रह आया था 1971 में, लगभग जय हिंद। जी फिर तो वह लगभग जय। आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह आया। जी 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 सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त जी नहीं। आकाश धरती को खटखटाता है जैसे जी संग्रह थे। नौकर की जी कमीज, खेलेगा तो देखेंगे, जी दीवार में एक खिड़की रहती थी, जी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना जी पहाड़, ये उपन्यास, पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, घोड़ा और अन्य कहानियां उनके कहानी संग्रह रहे हैं। और अपने समय में सबसे ज्यादा रॉयल्टी पाने वाले भी वो लेखक रहे। जी इतनी रॉयल्टी जी किसी को नहीं मिली जो विनोद कुमार जी को मिली। तो उनका जाना एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ गया हमारे। और इसके साथ ही मैं आपको ज्ञान ये बात भी रंजन जी नोट करना चाहूंगा कि विनोद कुमार जी शुक्ल जी को को अपने समय के लगभग सभी महत्वपूर्ण साहित्यिक सम्मान भी प्राप्त। जी हाँ, वो जी है। जी अभी जी क्योंकि हम उसकी कोई बातचीत कर सीमा रहे हैं नहीं। तो यहाँ बहुत जी सम्मानों की बात नहीं कर रहे, जी उनकी कविताओं की बात नहीं, उनके कविताओं के गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी जी कविताएं जल्दी समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे जी समझ जी में आती हैं। जी जी और जब तक ठीक से नहीं उनको समझेंगे, देखेंगे, जी जी पढ़ेंगे, अनुभव नहीं जी करेंगे, तब तक विनोद जी को सही समझा भी नहीं जा सकता है। सही कहा उन आपने। पर जी आरोप भी रहे हैं। देखिए, जी यहाँ आरोप की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं उन पर बिल्कुल आरोप भी कर रहे हैं कि उनकी विचारधारा बहुत ज्यादा खुलती नहीं है। जी तो आरोप भी रहे हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं जी कि उन्होंने भारतीय जनजीवन को अपने उपन्यासों, कहानियों में सामने रखा है। जी सही कहा मैं जी ज्यादा ज्यादा विस्तार से बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जी हमें 5-7 बहुत लोगों के बारे में चर्चा करनी है बात करनी और समय हमारे जी पास नहीं है। जी 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 जहाँ तक ज्ञान रंजन जी का सवाल है, जी अ, वो 21 नवंबर 36 में जन्मे थे जी और 8 जनवरी 2026 में हमसे विदा हुए। जी ज्ञान जी का महत्व जितना उनके समय में था, आने वाले समय में उनका और महत्व होने वाला है। जी इसलिए कि उनकी सृजनात्मकता में एक आवेग रहा, एक ताप रहा, जीवन की ऊर्जा रही और वैज्ञानिक शक्ति भी रही। जी
उन्होंने लिखा कम है, जी केवल आप ताज्जुब करेंगे कि कुल 25-26 कहानियां लिखकर वो जी आदमी 19 मतलब 6वें दशक से लेकर आज तक चर्चा में है। जी और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, जी उन्होंने पहल नामक पत्रिका निकाली थी। जी पहल के 125 अंक आए, जिसे जी कहा जाता है या जिसका घोषणा ही था, इस वैज्ञानिक महादेश की जरूरी पत्रिका। जी तो वैज्ञानिकता के मामले और उसके अनुवाद दुनिया की अन्य भाषाओं में हुए, उनको जी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। तो ये बहुत जी सारी बातें हैं। तो ज्ञान जी की निरंतरता को मैं महसूस करता हूँ। जी उनकी जो सतर्क निगाह को हम लोग अनुभव करते हैं, उनके जी चौकन्नापन, जैसा उनमें चौकन्नापन था, वैसा बिरले लोगों में होता है। जी लेकिन वो मध्य वर्गीय जीवन के जी अद्भुत कथाकार हैं। जी उनकी कहानियां आप पढ़े, चाहे अमरूद का पेड़ पढ़ रहे हो, चाहे घंटा पढ़ रहे हो, चाहे जी बहिर्गमन पढ़ रहे हो। ये कुछ कहानियों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं जी ताकि सारे लोगों को पता चले कि इन कहानियों में क्या है। जी बहुत बारीकी से वो हर चीज का अ, अनुभव आपको कराते हैं। जी और उनकी जो शैली है वो मैं शैली है। मैं जी ही सारी बातें कहता है, अपने समय को, अपने समाज को और अपने समय की वास्तविकताओं को और संघर्षों को वो मैं ही करते आपके सामने रखता जी जी हूँ। उनकी एक किताब और आई थी, कबाड़ जी खाना। एक किताब आई थी, अनुपस्थित उपस्थित होने का अर्थ। जी इसके अलावा वो खत बहुत लिखते थे। तो ये जी तो खैर एक सामान्य परिचय है उनका। स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ में उन्होंने एक लंबे अरसे तक काम किया। जी वो महासचिव रहे और जी महासचिव रहते हुए जिस तरह से उनका पत्राचार हुआ था करता था मित्रों से, एक जी एक चीज को बहुत बारीकी से रखते थे, उस तरह का काम अब हम नहीं शायद कर पा रहे हैं। जी एक तो समय की चुनौतियां हैं, स्थितियों की चुनौतियां हैं। जी और अभी संगत में उनका एक संवाद आया था जो बहुत विवादास्पद भी रहा, लेकिन जो कुछ भी ज्ञान जी ने कहा है, अपने तय कहा है और निधड़क होके कहा है। जी ऐसे बिरले लोगों से ज्ञान रंजन जी रहे हैं। वो तो मेरे जी मित्र भी रहे हैं। और उनकी जो पत्रिका पहल रही, वो हस्तक्षेपकारी उसकी भूमिका रही है हमारे समय में। जी और बहुत बहुत सारे उस पर प्रश्न भी उठते रहे, उसका वो जवाब भी देते रहे। और कितनी पीढ़ियों को उस पहल पत्रिका में छापा है, और उनको छापने से बहुत सारे लोग महत्वपूर्ण लेखक भी बने हैं। तो जी एक पक्ष उनका ये भी है। जी तो ज्ञान जी की जितनी भी चर्चा हम करें, जी इसलिए कि ज्ञान जी का जन्मे तो वो अकोला महाराष्ट्र में, फिर इलाहाबाद में रहे और अंत में वो जबलपुर बस गए। लेकिन उन्होंने 1973 के बाद पहला अंक उनका आया था 1973 में पहल का, वो भी मेरे पास है और अंतिम अंक भी है। तो उस पत्रिका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। जी 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 सही कहा आपने। और उनकी रिक्तता को, उनके न रहने को हम लोग एक लंबे अरसे तक अनुभव करेंगे। और उनकी भूमिका को प्रगतिशील संदर्भों में हो, चाहे वो उपचार के संदर्भ में हो, विवेचना के संदर्भ में हो, मित्रों से संपर्क करने में रहो, इसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। सही कहा। तीसरे हमारे साथी हैं जो अभी हमसे विदा हुए, आप जानते होंगे, नासिर अहमद सिकंदर। जी 15 जून 61 को उनका जन्म हुआ था और जी 29 दिसंबर को हमसे जी विलग हुए।
जी वे सामाजिक सरोकारों वाले आदमी थे और बहुत जी गहरी संवेदना में मेरे से उनके जो रिश्ते रहे हैं वो कई तरह के रहे हैं। मैं मिला भी हूँ, बातचीत भी किया है मैंने। तो गहन संवेदना उनका आवश्यक गुण था। उनके कविता संग्रह हैं, जो कुछ भी घट रहा है दुनिया में, जी खोलती है खिड़की, जी इस वक्त मेरा कहाँ, और जी भूलवश और जानबूझकर आदि, ये जी उनके संग्रह रहे हैं। तो उनका जी हस्तक्षेप, केदारनाथ अग्रवाल सम्मान भी उनको मिला जी और छत्तीसगढ़ में रहते थे। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण साथी थे हमारे प्रगतिशील लेखक आंदोलन के भी जी और प्रगतिशील चेतना के भी। जी एक और साथी का जिक्र हो यहाँ, जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इस तरह की कोई सीमाएं नहीं होती हैं। जी हम हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी कोने तक किसी भी को जाते हैं, हमारी पहुंच होती है और वहां के लोगों से हमारे संपर्क होते हैं। लेखक गोरकी विश्व हमारे नायक अपने होता है। हैं, जी अपने हैं, जी जी नाजिम जी हिकमत अपने हैं, मायावती अपने हैं। तो जी किन किन को हम स्मरण करें? जी तो इस संदर्भ में मैंने कहा, तो बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के हमारे साथी और अप्रतिम कहानीकार श्री अवधेश प्रीति जी भी हमारे बीच से गए। वे उनका 13 जनवरी 58 को उनका जन्म हुआ था और 12 नवंबर 27 नवंबर को उनका अवसान हुआ। तो उनकी कृतियां हैं, एक तो है अशोक राजपथ, हस्तक्षेप, नृशंस, हम जमीन, कोहरे के कंदील, चांद के पार चाबी, ये सभी कहानियां हैं। जी उसी तरह से एक और साथी प्रगतिशील आंदोलन से तो उनका रिश्ता नहीं रहा है, अभी विदा हुई, लेकिन 3-4 उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, मैं उनका भी जिक्र कर दूं। वो है राजी सेठ। जी मैंने उनको धर्मयुग में पढ़ा करता था। तो जी वो भी 27 नवंबर को हमसे विदा हुई। जी उनकी 4 कृतियां महत्वपूर्ण हैं, मैं उनका नाम स्मरण कर रहा हूँ। एक का नाम जी है तत्सम, दूसरा का नाम है निष्कवच और तीसरी का नाम है अंधे मोड़ के आगे और बाहरी लोग और तीसरी हथेली। ये सब उनकी कथा जी संरचनाएं हैं। एक है उनका हमारे बीच से जाना। देखिए, कोई महत्वपूर्ण होता है, कोई कम महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रचनाशीलता से उन्होंने हमारी सामाजिक संवेदना को जीवंत बनाए रखा, ये महत्वपूर्ण। ये इन जिन साथियों का मैं जिक्र कर रहा था अभी तक, इनको गए हुए थोड़ा सा पहले का समय है। इधर 2 साथी हमारे बहुत महत्वपूर्ण हमसे जुदा हुए और इनका अचानक चले जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ गया है। सही बात तो एक हमारे साथी हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जी वे जितने बड़े कवि थे उतने बड़े आलोचक थे। जी तो आलोचना और कविता में उनका जो हस्तक्षेप था और बिना डर के वो जी अपनी बातें रखते थे। जी ऐसे कर्मठ लोग अब प्राय कम मिलते हैं हमको या कम दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि है, नहीं है, लेकिन जितनी सज्जनता के साथ, सरलता के साथ और सादगी के साथ उन्होंने रचनात्मक व्यवहार किया और समाज से रिश्ता जोड़ा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि राजेंद्र कुमार जी में जितना साहस था, संकल्प था और पक्षधरता थी, और जिस तरह से वो विचार करते थे, निधड़क होकर विचार करते थे, उसकी बड़ी जरूरत थी आज के हमारे समय में। क्योंकि लेखकों के अंदर भी बहुत सारी चीजें हम ऐसी देख रहे हैं जो बहुत विवादास्पद भी हो गई हैं और उनकी भूमिका को सीमित भी कर दी।
चाहे वो जो भी आंदोलन हो। तो ये चीजें कुछ कमी है। अब मैं क्या कहूं, तो राजेंद्र कुमार जी के मुद्दे एकदम साफ हुआ करते थे। जी वो कोई लुका छिपी की बात नहीं करते थे। तो उनकी जो रचनात्मक भूमिका रही है और जो दो टूक कहने का उनका अंदाजे बयां था, वो बहुत अद्भुत। एक पत्रिका निकाला करते थे अभिप्राय नाम की, थोड़े से अंक निकले हैं, लेकिन जिस विस्तार के साथ और जिस मेहनत के साथ वो निकालते थे, वह स्मरणीय। उनकी कुछ संग्रहों को मैं याद कर रहा हूं। एक संग्रह है उनका ऋण गुणा ऋण, एक है हर कोशिश है एक बगावत, एक तीसरा संग्रह है लोहा लक्कड़। जी इसी प्रकार उनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं प्रतिबद्धता के बावजूद, शब्द घड़ी में समय, यथार्थ और कथार्थ, जी कविता समय, साहित्य सृजन के आयाम और विज्ञानवादी दृष्टि। जी तो राजेंद्र कुमार जी में गंभीरता भी थी, सतर्कता भी थी और गहराई के साथ चीजों को समझने की क्षमता थी। जी उन्होंने न जाने कितने लोगों को जो उनके संपर्क में आए, उनके विद्यार्थी भी थे, उनके मित्र भी थे, उनको प्रगतिशील चेतना के साथ जोड़ा और वो लोग आज भी सक्रिय हैं और उनके संस्मरण जो हुए हैं, उनको जो याद किया गया है इलाहाबाद में और अन्य अन्य जगहों में, उसकी मैं रिपोर्टें पढ़ता रहा हूं, तो बहुत ताकत देती है कि ये जो लेखक हैं, ये कोई सामान्य लेखक नहीं है। इनका हमारे बीच से चले जाना हमारी बहुत बड़ी क्षति है। उसी तरह से अब मैं जिस शख्स का उल्लेख करने जा रहा हूं, आप भी उनसे मिले हैं, जी हो सकता है कई बार मिले हैं। जी 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 मैं राजेंद्र कुमार जी की बात करूं, एक मेरा लेख छप रहा था गांधी पर सृजन सरोकार नामक पत्रिका में, जी तो वो उसे देख रहे थे। जहां चीजें उनको समझ में नहीं आती थी, तो वो बाकायदे फोन से मुझसे बात करते थे और हिज्जे पूछा करते थे कि ये इसका क्या होगा। तो ऐसे संपादक आज के दौर में बहुत कम है कि लेखक से पूछ भी रहे हैं कि भाई ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या होता है और ये किस सिलसिले में कहा गया। तो उन्होंने हमेशा, बाद में तो खैर वो बीमार रहे, अपने बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उनका जो कंसर्न आम जीवन से था और आम जिंदगी से था, वो कभी भी खत्म नहीं हुआ अंतिम सांस तक। जी शैली जी हमारे एक और बहुत महत्वपूर्ण साथी जी हमारे बीच से गए हैं, जिन्हें प्राय सब लोग जानते हैं। उनका नाम है वीरेंद्र यादव। बहुत बड़ी क्षति है। और मैं आपको मैं आपको एक बात बताऊं कि वीरेंद्र यादव जी के साथ लाल सलाम कार्यक्रम के हमने 2 एपिसोड भी किए। जी जी अरे बहुत अच्छी जी बात है। जी जी तो वो ऐसे साथी रहे हैं, हमारे कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे वो, जी प्रगतिशील लेखक संघ, जी जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की मूल अवधारणाओं को, चिंतनाओं को और प्रवृत्तियों को सृजनात्मक तरीके से व्याख्यात किया है। जी सृजनात्मक तरीके से, विध्वंस के तरीके से नहीं, सृजनात्मक तरीके से उन्होंने व्याख्याएं की हैं और उनका जो वैचारिक संघर्ष है वो जग जाहिर है, किसी से जी छिपा नहीं है। मैं एक दो लोगों के जी उदाहरण भी बताऊंगा। जी मैं उनकी मुलाकातें याद कर रहा हूँ। जी कुछ मेरी उनसे मुलाकातें हैं और कुछ टेलीफोनिक संवाद मेरे उनके साथ रहे हैं। जी हम सहमत भी होते थे और असहमत भी होते थे, क्योंकि भक्त लोग ही सहमत होते हैं और वहां चले जाते हैं,
जो पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी आदमी है, एक ही सरणी में होते हुए भी मत भिन्नताएं होती हैं। हम लोग संवाद करते हैं और संवादों और विमर्शों के माध्यम से किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो विचार विमर्श था, वो समय समाज के संघर्षों से मुठभेड़ करता रहा जी। और मैं उसे बेहद हस्तक्षेपकारी रूप में देखता हूँ। यादव का जो कद है, उम्र में मुझसे बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, लगभग 2-4 महीने बड़े थे, लेकिन उनके संवाद, उनकी प्रतिष्ठा बहुआयामी थी। अपनी पुस्तकों, उनकी कुछ पुस्तकें हैं जो लगातार पढ़ते हुए आप माने ऐसे पढ़ने वाले लोग अब बिल्डे मिलेंगे आपको जी। तो उनकी एक किताब है उपन्यास और वर्चस्व की सत्ता जी। एक किताब है आलोचना की उपन्यास और देश जी। एक किताब है प्रगतिशीलता के पक्ष जी। एक किताब है विवाद नहीं हस्तक्षेप महत्वपूर्ण किताब। एक किताब है विमर्श और व्यक्तित्व और जबलपुर में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था उसमें घोषणा पत्र का प्रारूप भी तैयार किया था और उसे अंतिम रूप भी उन्होंने दिया था। वो उसका उन्होंने पाठ भी किया था, प्रस्तुत भी किया था। हाँ, किया था। मैं उनका एक वक्तव्य सुनाऊंगा आपको। जी। तो पहले उनके बारे में मैत्री पुष्पा ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। वीरेंद्र यादव तो साहित्य के योद्धा आलोचक थे। योद्धा आलोचक। जब तुम आलोचना के मैदान में उतरते तो लेखकों में तुम्हारे सत्य और न्याय के प्रति अगाध आस्था और विश्वास मजबूत हो जाता था कि वीरेंद्र यादव बोल रहा है। मेरी उनसे अंतिम मुलाकात 2023 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के 18वें अधिवेशन जबलपुर में हुई थी 20, 21 और 22 अगस्त को। जी। वीरेंद्र यादव जी ने घोषणा पत्र तैयार किया था जी। और इस अवसर पर जो उनका एक कथन मैं याद कर रहा हूं और उद्धृत कर रहा हूं, परसाई जी ने जिस ठिठुरते गणतंत्र की बात कही थी आज वह दिख रहा है। जी। आज जिन परिस्थितियों में लेखक समागम हो रहा है ऐसी परिस्थितियां पहले कभी नहीं थी। जी। सरकार के लोग खुलकर संविधान बदलने की बात कह रहे हैं और अभी हाल ही में स्वतंत्रता, समानता और संविधान के बेसिक ढांचे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी। कितने लोगों ने वीरेंद्र यादव को अलग अलग तरीके से याद किया है। समकालीन जनमत में आशुतोष कुमार जी ने एक लेख लिखा है, उसकी चंद लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा। शीर्षक है वीरेंद्र यादव मुख्य धाराओं के विरुद्ध तैरने वाला आलोचक। जी। यानी वो दलित आंदोलन और मुख्य धारा का आंदोलन, इन सब के बीच में संघर्ष करते थे। उन्होंने रामविलास जी पर सवाल उठाए हैं। जी। उनकी अवधारणाओं को खारिज किया है उन्होंने और उनका संशोधन भी किया है। जी। तो लिखते हैं आशुतोष जी, वीरेंद्र यादव की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं वे थी जिन्होंने समय को केवल दर्ज नहीं किया बल्कि उसे बदलने के लिए भूमिका निभाई। आप वीरेंद्र यादव के निष्कर्ष से सहमत हो या असहमत, आपको उनकी उस बौद्धिक ईमानदारी और नैतिक साहस की सराहना करनी ही पड़ेगी जो न मुख्य धारा की आलोचना के शिखर को चुनौती देते हुए घबराई, न बहुजन आलोचना की मुख्य धारा को प्रश्नांकित करते हुए। तो वो अपने प्रश्नों को लेकर के जो सोच रहे हैं, वो चाहे मुख्य धारा हो चाहे बहुजन आलोचना की धारा हो, इससे बार बार टकराते रहे हैं। प्रेमचंद की जो टकराहटें हैं प्रेमचंद के संदर्भ में, ये
हमारे समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी रही हैं और बड़े महत्वपूर्ण कारकों के रूप में भी गिनी जाएंगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि हम अपने समय देख रहे हैं कि बहुत प्रतिभाशाली लोग, जमीन वाले लोग, सरोकारों वाले लोग और जनजीवन के यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाले लोग, रचनाकार, किसी से डरते नहीं हैं और कोई भी निर्मम वो फैसला लेते हैं और इसलिए न वो दबते हैं न झुकते हैं। और ये बात वीरेंद्र यादव के सिलसिले में बहुत उजागर है। बल्कि जिंदगी की जद्दोजहद, हकीकत और कठिनाइयों में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम ये देख रहे हैं कि वीरेंद्र जी ने पाठकों का ध्यान भी खींचा और ये इसलिए कि वो बहुत पढ़ते थे। जी। कुछ मित्रों ने, मैं उनके घर तो नहीं है, कुछ मित्रों ने उसके जो जिक्र किए हैं कि किताबें ही किताबें फैली हुई हैं, किताबों के बीच वो आदमी बैठा हुआ और एक एक बात को रेखांकित कर रहा है। जी। तो सही लेखक, सही चिंतक और सही विचारक और जिनके पास जमीर है, सरोकार है, जनसंबद्धताएं हैं, वो किसी से डरता नहीं है, न दबता है। जी। विफलताएं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, वह वहां से भी राह बनाता है और वो अपनी असफलताओं का ठीकरा किसी दूसरे पर नहीं फोड़ता, बल्कि बहुत संयम के साथ उनका मुकाबला करता है। तो कर रहे हैं, स्मृतियों को स्मरण कर रहे हैं हम, तो ये भी देख रहे हैं कि इन साथियों को जो हम का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको स्मरण करना चाहिए। ये कोई खाना पूर्ति नहीं है, ये एक जायज चीज है। इससे हमें बड़ी रोशनी मिलेगी, आगे के रास्ते के लिए हमें सुविधाएं मिलेंगी। और शैली जी, यह जो हम ऐसे लोगों को जो जाबाज भी रहे हैं, जो मूल्यवान रहे हैं, जो रचनात्मक भी रहे हैं, आलोचनात्मक भी रहे हैं, जिन्होंने समय को सहेजा है, समाज को सहेजा है, समाज की विकृतियों को देखा है, उनसे इन सारे लोगों ने बड़े कठिन संघर्ष किए हैं। कठिन संघर्ष लेखक बनी करता है, संपादक भी करते हैं। जैसे ज्ञान जी के बारे में कहा जाता है कि वो संपादक के संपादक रहे। ठीक है, असहमतियां कोई नई बात नहीं है, असहमतियां तो होती रहती हैं। असहमतियों से हम मोड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारा समय है, ये फांसीवाद है, इसमें संप्रदायवाद है, अंधी धार्मिकता है और स्वार्थपना है, गारंटियां घूम रही हैं, पता नहीं क्या क्या है और किन किन स्थितियों में हम जी रहे हैं, जहां संविधान की परवाह नहीं है, जहां जनतंत्र की परवाह नहीं है, जहां आजादी की परवाह नहीं है। ऐसी स्थितियों में काम करने वाले ये जितने भी हमारे साथी हमसे विदा हुए हैं, इनके प्रति हमारा दायित्व है कि इनकी कृतियों को भी स्मरण करें, उनके अवदान को भी स्मरण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों में उनके विचारों की, रचनात्मकता की रोशनी दूर दूर तक जाए। और ये ऐसे सभी साथी रहे हैं जिनको हम एक लंबे अरसे तक कभी भी भुला नहीं पाएंगे। आज आपने इनका स्मरण करके और कराकर एक ऐसा संदेश दिया है कि हम
सहमतियों असहमतियों के बीच से, विमर्शों के बीच से, संवादों के बीच से कोई न कोई रास्ता निरंतर तलाशते रहेंगे और ये जो रास्ता तलाशने वाली स्थिति है, ये कभी खत्म नहीं होगी। यही हमारा रचनात्मक संघर्ष भी है, यही हमारा ध्येय भी है, यही मार्क्सवादी जीवन मूल्यों का व्यापक परिप्रेक्ष्य भी है। जी, क्योंकि जी, हम एक कदम 2 कदम आगे जाते हैं और 1 कदम पीछे भी आते हैं। जी, जी, ये जी। शिक्षा भी हमको मिली है। लेनिन की तो शिक्षा ये जी। अ, एक एक ऐसी शिक्षाएँ हैं या ऐसे कारोबार हैं कि जिनको हमें हृदयंगम करना चाहिए और इसकी रोशनी में अपने समय समाज को देखना चाहिए। थोड़ी-सी बात, आज जो लेखकी स्थितियाँ पैदा हुई हैं, अ, बहुत सारी सत्ता की ओर से लेखक संगठन बनाए जा रहे हैं, उनकी कार्यवाहियाँ हो रही हैं, जिनमें कोई भी दमखम नहीं है, तो भी जो सत्ता का मद है, सत्ता का अहंकार है, उस अहंकार से जिन लोगों ने भी जो लोग भी टकराते रहे हैं, वो आज भी जीवित हैं, आगे भी जीवित रहेंगे। और ये शरीर का आना-जाना तो अलग बात है। शरीर आता है, जाता है, सबको एक दिन जाना है, जी, लेकिन रचनात्मकता, लक्ष्य और ध्येय ये हमेशा अजेय रहते हैं जी, और हम अंधेरे के विरुद्ध साहस के साथ प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं। तो मुझे जी, लगता है कि इन सभी लोगों की स्मृतियों को स्मरण करना, जी, उनके अवदान की चर्चा करना हमें बहुत ताकत देता है और जी, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत ताकत देगा। जी। अ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात अ, पूरी कर रहा हूँ, विराम दे रहा हूँ। कुछ आप बात करना चाहें तो बात करें और उसके बाद मैं भी, नहीं, नहीं, आज आप आपसे चाहेंगे तो और बात करूँगा। नहीं, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और ये बातचीत दरअसल हमारे इन महत्वपूर्ण दिवंगत साथियों को एक सार्थक श्रद्धांजलि है, जबकि हमने उनको उनकी प्रतिबद्धता और उनके जीवन मूल्यों और साहित्यिक मूल्यों के साथ हमने याद किया। वीरेंद्र यादव जी को तो इसलिए भी मैं याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संकट के समय में जब लेखक संगठन और आइडियोलॉजी के सवाल पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं, तब वीरेंद्र यादव जी ने प्रगतिशील आंदोलन, प्रगतिशील लेखक संघ और मार्क्सवादी विचारधारा, प्रगतिशील जीवन मूल्यों के लिए अपनी पक्षधरता और प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। तो प्रोफेसर सेवाराम त्रिपाठी जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम।